चलिए अब रुक करते हैं पहले बड़े मुद्दे का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी दी है कि अगर वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर किसी समझौते पर नहीं पहुंचता तो अमेरिका उस पर बमबारी कर सकता है। देखिए, ट्रंप ने बीते रविवार को एक इंटरव्यू के दौरान कहा, अगर ईरान कोई डील नहीं करता है तो बमबारी होगी, इसको रोक नहीं सकता। ये ऐसी बमबारी होगी जैसी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी होगी। ईरान के पास एक मौका है, अगर वे ऐसा नहीं करते तो मैं उन पर 4 साल पहले की तरह सेकेंडरी टैरिफ लगाऊंगा। टैरिफ याद रखिए, आप बार बार सुदर्शन न्यूज पे वर्ल्ड वॉर देख रहे हैं। टैरिफ का मतलब टैक्स होता है, यानी कि भाई अब कर लगा देंगे। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप छोड़ने वाले तो है नहीं। ईरान ने इस धमकी का कड़ा जवाब दिया है। ईरान भी अब चुप नहीं बैठ रहा, वो भी जवाब देने के मूड में है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने सभी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में मिसाइलों को लॉन्च के लिए तैयार कर दिया, यानी कभी भी मिसाइल लॉन्च हो जाए उस पोजीशन पर ईरान आ चुका है। तो ईरान भी बहुत खतरनाक है। देखिए, ईरान वैसे कुछ भी ईरान के बारे में कहिए, उन्होंने अपने न्यूक्लियर के साथ साथ, मैं साफ तौर पर कहूं तो मिसाइल टेक्नोलॉजी पर बहुत सारा जो है ज्यादा काम किया है। तो अंडरग्राउंड मिसाइल बेस, हथियार, अंडरग्राउंड उनके जितने भी आपके एयरफोर्स के जितने जहाज आपने देखे वो भी आपने एक्सक्लूसिव देखे सुदर्शन न्यूज पर। तो मिसाइलों को लॉन्च के लिए तैयार कर दिया गया है। ईरान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके चेतावनी दी है कि पैंडोरा बॉक्स खोलने से अमेरिका और उसके सहयोगियों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पैंडोरा बॉक्स क्या होता है कि भाई उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। उसको एक शब्दावली है, एक टर्म है, एक वोकैबुलरी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पैंडोरा बॉक्स अगर खुल गया तो परेशान हो जाओगे, भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इससे पहले ट्रंप ने ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सीधी बातचीत के लिए यूएई के एक दूत के जरिए 12 मार्च को चिट्ठी भेजी थी, लेकिन ईरानी राष्ट्रपति मसूद ने अमेरिकी प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका के साथ सीधी बातचीत नहीं करेगा। 26 मार्च को ईरान ने अपनी तीसरी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का वीडियो जारी किया। देखिए, पूरी की पूरी सिटी है, यानी कि पूरा एक शहर है इनका, अंडरग्राउंड है जो मिसाइल्स का है। इस वीडियो में सुरंगों के भीतर आधुनिक मिसाइलें और हथियार दिखाए गए हैं। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इनमें खैबर शेकेन, कादर एच, सेजेल और पावे लैंड अटैक क्रूज मिसाइलें शामिल हैं। क्रूज मिसाइलों समझ लीजिए लंबी दूरी की हैं। इन मिसाइलों का हाल ही में इजराइल पर हमले में भी इस्तेमाल हुआ था। अब आइए ग्राफिक्स के माध्यम से मदद से समझते हैं कि अमेरिका ईरान के बीच पुरानी दुश्मनी के कौन से 4 बड़े कारण हैं। बिल्कुल एक एजुकेशनल क्लास की तरीके से हम आपको समझाते हैं ताकि कुछ भी आप मिस नहीं करें। देखिए, ये वो साल था जब अमेरिका ईरान के बीच दुश्मनी की शुरुआत हुई। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने ब्रिटेन के साथ मिलकर ईरान में तख्ता पलट करवाया। निर्वाचित प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसाद्दिक को हटाकर ईरान के शाह रजा पहलवी के हाथ में सत्ता दे दी गई। इसकी मुख्य वजह था तेल। मोसाद्दिक तेल के उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना चाहते थे। अब 1979 की बात करते हैं तो ईरानी क्रांति हुई थी, जब ईरान में एक नया नेता उभरा, आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी, जिसके बारे में लेटेस्ट आप जानते हैं। खुमैनी पश्चिमीकरण और अमेरिका पर ईरान की निर्भरता के सख्त खिलाफ था, यानी वेस्टर्नाइजेशन और अमेरिका का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर, उस पर जो डिपेंडेंसी है उस पर निर्भर होने से सख्त वो खिलाफ था। खुमैनी ने उसके नेतृत्व में ईरान में असंतोष उपजने लगा। शाह पहलवी को ईरान छोड़ना पड़ा। फिर 1979 1 फरवरी 1979 को खुमैनी निर्वासन से लौट आए। फिर 79 से लेकर 81 तक 81 के दौर में दूतावास संकट आया सामने, जहां पर ईरान और अमेरिका के राजनयिक संबंध खत्म हो चुके थे। तेहरान ने ईरानी छात्रों ने अमेरिकी दूतावास को अपने कब्जे में ले लिया और 52 अमेरिकी नागरिकों को 444 दिनों तक 444 डेज तक बंधक बनाकर रखा गया। इसी बीच इराक ने अमेरिका की मदद से ईरान पर हमला कर दिया। इराक भी कम नहीं है। युद्ध 8 साल चला, सोचिए। अब आते हैं 2015 की बात करते हैं, बिल्कुल क्लोज आपको लेके आते हैं। परमाणु समझौता यानी एटॉमिक डील क्या हुआ? ओबामा के अमेरिकी राष्ट्रपति रहते समय, उस समय दोनों देशों के संबंध थोड़े सुधरने शुरू हुए, थोड़ा सुधार हुआ। ईरान के साथ परमाणु समझौता हुआ, जिसमें ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने की बात की। इसके बदले उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में थोड़ी ढील दी गई थी, लेकिन ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद यह समझौता रद्द कर दिया। दुश्मनी फिर शुरू हो गई। अब ट्रंप की धमकी और ईरान की जवाबी चेतावनी के बीच दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने ने पूरे आसार हैं, जो अब भी आसार बढ़े हुए हैं। अब देखना यह है कि बातचीत से हल निकलता है या यह विवाद किसी बड़े संघर्ष में बदल जाता है। करेंगे नेपाल में राजशाही समर्थकों
और सरकार के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है। बीते शुक्रवार को राजधानी काठमांडू में हुए हिंसक प्रदर्शनों में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इस दौरान लूटपाट और आगजनी की घटनाएं भी हुई हैं। बता दें कि प्रदर्शनकारी नेपाल में राजशाही बहाल करने की मांग कर रहे हैं और पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के समर्थक लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने संसद में बयान देते हुए कहा कि पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह ने संविधान जारी होते समय किए गए एक समझौते का उल्लंघन किया है। ओली ने आरोप लगाया कि ज्ञानेंद्र शाह ने प्रजातंत्र दिवस के अवसर पर अपने संदेश में लोगों से समर्थन मांगा और उसके बाद काठमांडू आगमन पर उनके स्वागत कार्यक्रम आयोजित वो किया गया। अब उन्होंने कहा है कि पूर्व राजा ने समाज के अवांछित तत्वों को बुलाकर उन्हें आंदोलन का कमांडर घोषित किया और प्रदर्शनकारियों को हिंसा भड़काने के लिए उकसाया। प्रधानमंत्री ओली ने साफ रूप से कहा है कि नेपाल में संविधान का पालन सभी को करना होगा, चाहे वो देश का पूर्व राजा ही क्यों ना हो। ओली ने चेतावनी दी कि बीते शुक्रवार की हिंसा में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में कानून से ऊपर कोई नहीं है, यहां तक कि पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी ने बीते रविवार को फिर से काठमांडू में प्रदर्शन किया। पार्टी का आरोप है कि प्रदर्शन के बाद पुलिस ने 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें से कई ऐसे हैं जिनका प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं था। पार्टी ने गिरफ्तार लोगों की रिहाई और उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग की है। साथ ही पार्टी ने ओली सरकार के इस्तीफे की भी मांग उठाई है। प्रजातांत्रिक पार्टी ने ओली सरकार पर प्रदर्शनकारियों का दमन करने और संविधान के खिलाफ कार्यवाही करने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारियां सरकार की तानाशाही नीति को उजागर करती हैं और इससे नेपाल की जनता में सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ रहा है। नेपाल में बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या राजशाही समर्थकों और सरकार के बीच संघर्ष से देश में अस्थिरता का नया दौर शुरू होगा। एक तरफ ओली सरकार संविधान का पालन कराने पर अड़ी हुई है, तो दूसरी ओर ज्ञानेंद्र शाह के समर्थक नेपाल में राजशाही की वापसी के लिए हर हद तक जाने को तैयार हैं। आने वाले दिनों में यह संघर्ष और तेज हो सकता है। तो यह आपने खबर देखी नेपाल की, जहां पर राजशाही बहाली की मांग और नेपाल में अस्थिरता और पूर्व राजा संविधान कानून से ऊपर नहीं, ये ओली कह रहे हैं। हालांकि जनता वहां पर अब परेशान हो चुकी है पुराने सरकार से और राजशाही की वापसी की मांग कर रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे, अगले मुद्दे का रुख करेंगे। जैसे कि आप मेरे पीछे इस बैकग्राउंड को देखकर समझ चुके हैं, ट्रंप की धमकी मिनरल डील से पीछे हटो तो देख लेना। फिर देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को सख्त चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने रेयर अर्थ मटेरियल REM डील से पीछे हटने की कोशिश की तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। चलिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ट्रंप ने बीते रविवार बातचीत में कहा, ज़ेलेंस्की को देखकर लग रहा है कि भाई वो इस महत्वपूर्ण डील से पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो उनके लिए हालात बेहद मुश्किल हो जाएंगे। ज़ेलेंस्की इस डील का इस्तेमाल नेटो सदस्यता के लिए नहीं कर सकते। यूक्रेन कभी भी नेटो का सदस्य नहीं बनने जा रहा। अगर ज़ेलेंस्की को लग रहा है कि वो इस डील पर दोबारा बातचीत कर खुद को बचा लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। आप समझ लेते हैं कि आखिर रेयर अर्थ मटेरियल डील क्यों अहम है, क्यों इंपॉर्टेंट है। यह डील यूक्रेन और अमेरिका के बीच हुई एक अहम समझौता है, जिसके तहत अमेरिका को यूक्रेन की खनिज संपदा से जुड़े महत्वपूर्ण संसाधनों तक पहुंच मिलती है। इस डील को अमेरिका की रणनीतिक ऊर्जा जरूरतों के लिए बेहद जरूरी माना जा रहा है। ट्रंप के बयान से साफ है कि अगर ज़ेलेंस्की इस डील पर पुनर्विचार करने की कोशिश करते हैं तो अमेरिका यूक्रेन संबंधों में तनाव और बढ़ सकता है। ट्रंप ने यह भी संकेत दिए कि इस डील से पीछे हटना ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के लिए कूटनीतिक संकट खड़ा कर सकता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि ज़ेलेंस्की इस चेतावनी का किस तरह से जवाब देते हैं और क्या यूक्रेन इस डील को लेकर अपने रुख में कोई बदलाव करता है या फिर नहीं करता है। यह बड़ा प्रश्न खड़ा हो चुका है इस पूरे मामले पर। चलिए, ये भी आपको हमने खबर दिखाई, ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको पूरी जानकारी दी। अब अगले मुद्दे का भी अब धीरे से रुख करेंगे, जहां पर थाईलैंड की भी बात करनी है, लेकिन यह मुद्दा बहुत अहम है। चलिए अब अगले मुद्दे का रुख करेंगे, बात करेंगे थाईलैंड की। देखिए, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के चतुचक जिले में 28 मार्च को आए भूकंप में 30 मंजिला इमारत ढह गई थी, जिसे एक चीनी और थाई निर्माण कंपनी मिलकर बना रही थी। देखिए, यहां पर चीन इन्वॉल्व है। इस हादसे के बाद थाई प्रशासन ने प्रभावित स्थल को प्रतिबंधित आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया था। हालांकि बीते रविवार को थाई पुलिस ने 5 चीनी नागरिकों को प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसते हुए पकड़ा और दस्तावेज और ब्लूप्रिंट चुरा कर ले जा रहे थे उनको पकड़ा। पकड़े जाने पर चीनी
नागरिकों ने सफाई दी कि वो बीमा क्लेम के लिए जरूरी दस्तावेज लेने आए थे, लेकिन थाई अधिकारियों को इस दावे पर संदेह हुआ और सभी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। अब विशेषज्ञों का मानना है कि चीन की कंपनियां अक्सर विदेशी परियोजनाओं में संवेदनशील जानकारियां इकट्ठा कर गुपचुप तरीके से डेटा ट्रांसफर करती हैं। अब थाई इमारत के ब्लूप्रिंट और दस्तावेज हाथ लगने का मतलब है कि यह चीन की बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है, ताकि भविष्य में इसी तकनीक को दूसरे देशों में इस्तेमाल किया जा सके। थाई पुलिस को संदेह है कि बीमा क्लेम की आड़ में चीनी नागरिक किसी बड़े षड्यंत्र को अंजाम देने की फिराक में थे। ब्लूप्रिंट और इमारत से जुड़े दस्तावेजों की चोरी सीधे थाई राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। यह पहली बार नहीं है जब चीनी नागरिक किसी देश में संवेदनशील डेटा चुराते हुए पकड़े गए हों। चीन की कंपनियां अक्सर बड़े प्रोजेक्ट्स में घुसपैठ कर गोपनीय जानकारियां लीक करने की साजिश रचती हैं। इस घटना के बाद थाई जनता में चीन के प्रति नाराजगी बढ़ गई है। थाई प्रशासन ने सभी 5 चीनी नागरिकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और इस मामले में कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। सवाल यह है कि क्या थाईलैंड अब चीन की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाएगा? मुझे तो लगता है अपनाएगा, और ये शुरुआत एक हो चुकी है कि भाई बैंकॉक ने, कम से कम थाईलैंड ने तो अपना गुस्सा जाहिर कर दिया है। चलिए, ये खबर भी आपको बताई, विस्तार से समझाई। भारतीय सेना ने विदेश मंत्रालय के समन्वय में म्यांमार में मानवीय सहायता अभियान को तेज कर दिया है। सुबह भारतीय सेना, एनडीआरएफ और चिकित्सा दल ने राहत सामग्री और शेष कर्मियों को मंडाले ले जाने की जमीनी कार्रवाई शुरू कर दी। भारतीय सेना के फील्ड अस्पताल के 110 कर्मी, 13 एनडीआरएफ सदस्य, आवश्यक उपकरण और चिकित्सा सामग्री, 15 सैन्य ट्रकों, 3 बसों और 7 अन्य वाहनों के साथ मंडाले की ओर रवाना हो चुके हैं। इस काफिले को म्यांमार सेना द्वारा सुरक्षा प्रदान की जा रही है और इसके दोपहर 2 बजे MST तक मंडाले पहुंचने की उम्मीद है। कल 10 भारतीय सेना फील्ड अस्पताल कर्मियों और एनडीआरएफ सदस्यों ने मंडाले पहुंचकर म्यांमार प्रशासन के साथ समन्वय किया। भारतीय सेना के फील्ड अस्पताल को पुराने मंडाले एयरफील्ड में 200 बिस्तरों वाले अस्पताल की गैर कार्यशाली संरचना प्रदान की गई है, जिसे जल्द ही चालू किया जाएगा। यह अस्पताल प्रभावित नागरिकों को आवश्यक चिकित्सा सुविधा प्रदान करेगा और यह बहुत अच्छी पहल के रूप में